Good morning, students. Class 7 Social Studies, Chapter 3 of History, the Sultanate Period. In our previous two videos, we have read about the Slave Dynasty, Khalji Dynasty, and Tughlaq Dynasty. Today, we'll continue with the Tughlaq Dynasty from page number 23 with the heading Some Aspects of Tughlaq Rule. तुगलक रूल के टाइम में जो पार्ट्स सेपरेट हो गए थे दिल्ली सल्तनत के, उनको वापस गैदर करने के लिए तुगलक्स ने, यानी जो उस समय के रूलर्स थे तुगलक डायनेस्टी के, उन्होंने क्या क्या किया हम इसमें रीड करेंगे। द सुल्तान वॉज ऑल पावरफुल। सुल्तान पावरफुल था, लेकिन उसे जो नोबल्स थे उनकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी प्रॉपरली रूल करने के लिए। साथ ही उन पे नज़र रखना भी सुल्तान की प्रायोरिटी थी। देयर वॉज अ कॉन्स्टेंट स्ट्रगल बिटवीन द सुल्तान एंड द उलेमा ड्यूरिंग दिस पीरियड। इस टाइम पीरियड में जो सुल्तान थे और उलेमा, उनके बीच एक स्ट्रगल जो था वो कॉन्स्टेंटली चलता रहा। उलेमा हमने पढ़ा है प्रीवियस भी कि ये एक इस्लामिक नोबल्स होते थे जिनको इस्लाम का बहुत ज़्यादा नॉलेज होता है, उन्हें उलेमा कहते हैं। इनके इन्फ्लुएंस में आके जो फिरोज शाह थे उन्होंने शरिया लॉस को फॉलो किया, यानी वो इस्लामिक लॉ के अकॉर्डिंग अपने किंगडम को रूल कर रहे थे। जहाँ पे हम जानते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक ने इनके पावर्स को कम करने की कोशिश की थी, कर्व द पावर ऑफ द उलेमास, फिरोज शाह ने उतनी ही उनको छूट दे दी, वॉज लीनियंट विथ देम। जो तुगलक सुल्तान थे वो कोशिश कर रहे थे कि अपने रूल को सिस्टमैटिक चला सकें अपने अकॉर्डिंग। जब उलेमास ने उन्हें ये डिक्लेयर कर दिया कि जो मोहम्मद बिन तुगलक का जो रूल है वो अन इस्लामिक है, तो उन्होंने कॉइन्स इशू किए खलीफा के नाम पे। खलीफा नॉर्मली हम उसे कहते हैं जो सुप्रीम पावर होता है मुस्लिम रूलर्स का। उसने ये इसलिए किया कि वो उन्हें कन्विंस कर सके कि वो उनके अकॉर्डिंग, यानी उनकी विश के अकॉर्डिंग ही वर्क कर रहा था। उसकी हेल्प से, यानी जो उलेमास थे और जो उसके बाद ये खलीफा कॉइन्स जो आए, उनसे ये फ़ायदा हुआ कि मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह दोनों को ही अपने अथॉरिटी मिली कि वो अपनी किंगडम को रूल कर सकें, और उन्हें जो रिलीजियस ग्राउंड पे जो लीगल सैंक्शंस यानी परमिशंस थी वो इजीली मिल रही थी कि वो अपने अकॉर्डिंग अपने किंगडम को रूल कर पा रहे थे। बट जस्ट दैट कि उन्हें खलीफा को अपना सुप्रीम पावर मानना था। कोर्ट, द सुल्तान्स कोर्ट वॉज वेरी सेरिमोनियल। अब सेरिमोनियल या नॉर्मली सेरेमनीज जो होती हैं वो एक तरह के फॉर्मल इवेंट्स होते हैं। ओके, तो सिजदा एंड पायबस, हमने सिजदा और पायबस के बारे में पहले रीड किया है, जिसमें जैसे भगवान के सामने लोग पूरा लेट कर उसको प्रणाम करते हैं, उसी तरह राजा के सामने भी प्रजा को या उसके जो भी फॉलोअर्स थे उनको ये करने के लिए फोर्स किया जाता था। और पायबस वह है जिसमें राजा के पैरों को किस किया जाता था। वे परफॉर्म बिफोर हिम, यानी यहाँ भी ये हो रहा था। सुल्तान जो था वो जिस थ्रोन पे यानी जिस राजगद्दी पे बैठता था वो एक रेज्ड प्लेटफॉर्म था, यानी जो नॉर्मल लेवल ऑफ ग्राउंड था, सरफेस था, उससे थोड़ा सा ऊपर। आप लोगों ने बहुत सारी सीरियल्स में देखा होगा कि राजा कैसे ऊंचे तख्त पे बैठता है। प्रिंसेस, मिनिस्टर्स, हेड्स ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, एम्बेसडर्स फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज एंड अदर ऑफिशियल्स वे गिवन फिक्स प्लेसेस टू स्टैंड। इन सभी लोगों की एक फिक्स प्लेस की हुई थी पर्टिकुलर उस कोर्ट में जहाँ वो खड़े रहते थे। ऑफिशियल्स रिपोर्टेड मैटर्स टू सुल्तान, जो भी मैटर्स होते थे ऑफिशियल ग्राउंड पे वो सारे सुल्तान को रिपोर्ट किए जाते थे। स्क्राइब्स रिकॉर्डेड द ऑर्डर ऑफ द सुल्तान। स्क्राइब्स वो होते थे, कुछ लोगों को कोर्ट में बिठाया जाता था कि कोर्ट की जो भी हियरिंग्स होती हैं यानी जो भी डिसीजन लिए जाते हैं वो सारी चीज़ें रिटन में नोट की जाए एज अ रिकॉर्ड। तो वो होती थी कि जो लोग करते थे उन्हें स्क्राइब्स कहते थे। नाउ टॉकिंग अबाउट द नोबिलिटी, द नोबल्स वेर अ वेरी पावरफुल ग्रुप। हमने प्रीवियस पढ़ लिया, अभी रीड किया कि जो उलेमास थे यानी जो नोबल्स थे वो बहुत ज़्यादा पावरफुल ग्रुप बन गए थे, और उनमें जो सबसे पावरफुल थे वो थे टर्किश और अफ़गान के, यानी टर्की और अफ़गानिस्तान के जो नोबल्स थे। रूलर्स ऑफन गेव देम, जो रूलर्स थे उस समय के उन्होंने नॉर्मली इन लोगों को
जो इनके स्लेव्स थे एक तरह से, उन्हें बहुत हाई पोस्ट पे बिठाया। किसी को गवर्नर बनाया, किसी को मिलिट्री कमांडर बना दिया। इब्न बतूता और बरानी ने मेंशन किया है कि मैनी पीपल ऑफ हम्बल बर्थ हु बिकेम नोबल्स, मतलब जो कुछ अच्छे अच्छे लोग थे सिंपल लिविंग वाले, जो नोबल्स बन गए मोहम्मद बिन तुगलक के रूल के टाइमिंग में, वो थे रतन एंड फिरोज, जो दोनों बार्बर थे, नाजीर एक म्यूजिशियन थे, मनका एक कुक थे, एंड लाडला एंड बीरा दो गार्डनर्स थे। तो ये इनके ग्रुप में शामिल हो गए थे। 4 डिपार्टमेंट्स और 4 पिलर्स ऑफ द एम्पायर, यानी जो कंप्लीट एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट था किंगडम का, वो 4 पार्ट्स में डिवाइडेड था। क्योंकि वो जो मुस्लिमों की डायनेस्टीज थी तो उनके नाम कुछ इस तरह से थे। दीवानी वजारत, इसका मतलब है ये पर्टिकुलर डिपार्टमेंट कंसर्न था फाइनेंस के मैटर्स को देखने के लिए। दीवानी रिसालत, ये देखता था रिलीजियस मैटर्स को। दीवानी अर्स, कंसर्न विद मिलिट्री अफेयर्स, यानी आर्मी से रिलेटेड जो भी काम होता था वो ये डिपार्टमेंट देखते थे। दीवानी इंसा, दैट वाज कंसर्न विद रॉयल कॉरेस्पॉन्डेंस, यानी किंगडम की जो रॉयल्टी है उसको मेंटेन करने के लिए जो जो चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है या जो काम करने हैं, दैट डिपार्टमेंट वाज नेम्ड एज दीवानी इंशा। ये इनके पर्टिकुलर वर्किंग है जो करते हैं और ये डिपार्टमेंट्स के नाम दिए गए थे। ओके, द सुल्तान सेलेक्टेड नोबल्स टू हेड द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ द स्टेट, यानी जो सुल्तान थे वो नोबल्स को हेड बनाते थे अलग अलग डिपार्टमेंट्स के स्टेट लेवल पे। वजीर जो होता था वो प्राइम मिनिस्टर कहलाता था। ही वॉज वेरी पावरफुल। प्राइम मिनिस्टर का काम होता था सुपरवाइज ऑल ऑफिशियल्स, कीपिंग अ रिकॉर्ड ऑफ रेवेन्यू, यानी जो भी इनकम होती थी, एंड एक्सपेंडिचर, यानी जो खर्च होता था, एंड अपॉइंटेड पीपल टू इम्पॉर्टेंट पोस्ट, यानी जो भी इम्पॉर्टेंट पोस्ट होती थी किंगडम में उस पर किसे अपॉइंट करना है, ये सारा काम होता था वज़ीर का। उसके बाद है काजी, ही वॉज द चीफ जज, और सुल्तान के एडवाइज़र होते थे रिलीजियस इश्यूज़ में, यानी जो भी रिलीजियस मैटर होता था उसमें एडवाइस करते थे काजी, जो एक तरह से चीफ जज होते थे। बख्शी वॉज द पे मास्टर ऑफ द आर्मी, बख्शी जो होते थे वो आर्मी को पेमेंट करते थे। नोबल हु हेल्ड द ओवरऑल चार्ज ऑफ द आर्मी वॉज कॉल्ड अरीज ई मोमालिक, जो आर्मी के ऊपर कंट्रोल, पूरा कंट्रोल रखता था, उस नोबल को टाइटल दिया गया था अरीज ई मोमालिक। ही एंड हिज ऑफिसर्स रिक्रूटेड, यानी ये जो पर्टिकुलर पर्सन होता था ये और उसके कुछ ऑफिसर्स रिक्रूटेड, यानी अपॉइंट करते थे कि किसे अपॉइंट करना है। इक्विप्ड, यानी जो उनके इक्विपमेंट्स हैं उनकी अरेंजमेंट्स करना, और सोल्जर्स की ट्रेनिंग, ये सारा काम देखते थे अरीज ई मोमालिक और उनके ऑफिसर्स। Let's discuss over the land control, the इक्ता system. During the Sultanate period, यानी सुल्तान के पीरियड में, nobles were given the grants of land. This land was called इक्ता. हमने प्रीवियस भी पढ़ा है। इक्ता होता है पार्ट ऑफ लैंड इज गिवन टू द नोबल्स, जो बाद में उनके सक्सेसर्स यानी उनके बेटे को मिल जाता था उनकी डेथ के बाद। द नोबल्स, जो नोबल्स रिसीव करते थे इन्हें, दे वे कॉल्ड इक्तदार्स। इनका काम था टैक्स कलेक्ट करना फ्रॉम द फार्मर्स लिविंग इन द इक्तास। विद दिस मनी, इस मनी से वो अपने आप को मेंटेन करते थे, उनकी फैमिली को और उनके अंडर रह रहे सोल्जर्स को। इन रिटर्न दे सप्लाई ट्रूप्स टू सुल्तान। इसके बदले में, यानी जो ये काम कर रहे थे उस रेफरेंस में, उसके ऑपोजिट रिटर्न में सुल्तान उनसे ट्रूप्स की सप्लाई लेते थे। यानी जब भी सुल्तान को किसी फाइट में सोल्जर्स की रिक्वायरमेंट होती थी तो पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, जिसको ट्रूप्स भी कहते हैं, दैट वाज सप्लाइड बाय द इक्तदार्स। स्लेव एंड खलजी डायनेस्टी जो सुल्तान थे, दे गेव इक्तास ओनली टू सम हाई मिलिट्री कमांडर्स। यानी इन 2 डायनेस्टीज़ में ये जो इक्ता की जो हम कह सकते हैं प्रैक्टिस शुरू हुई थी, दैट वाज ओनली गिवन टू हाई मिलिट्री कमांडर्स। बहुत कम नंबर में थे ये इक्तास। तुगलक के अंडर में जब ये इक्तास थे वो बहुत छूट के साथ दिए गए, मतलब कि ठीक है जैसे ले लिया, कोई ऐसे टर्म्स और कंडीशंस टफ नहीं थे कि कोई रूल रेगुलेशन फॉलो करना है। तो उस समय में बहुत सारे इक्तदार्स होते थे। Sultans tried to check that the Iqtidar did not overtax the farmers and they maintained the required number of troops. सुल्तान इस बात का भी ध्यान रखते थे, यानी एक चेक रखते थे इन इक्तदार्स पे कि ये फार्मर्स से
ओवर टैक्स ना लें और ये जो ट्रूप्स हैं उन्हें प्रॉपरली मेंटेन कर रहे हैं। द इक्ताज इन थ्योरी वे ट्रांसफरेबल। थ्योरी के अकॉर्डिंग यानी थ्योरेटिकली ये कहा जाता है कि जो इक्ताज थे वो ट्रांसफरेबल थे, यानी सुल्तान उन्हें वापस ले सकता था अगर किसी इक़्तिदार की डेथ हो जाती है, और या ये हो सकता था कि जो उनको दिया हुआ था इक्ता वो उसको लेकर उसके बदले कोई दूसरा लैंड उसे प्रोवाइड कराया जाता था। और जो मैंने बताया कि उनकी डेथ के बाद जो लैंड था वो सुल्तान के पास चला जाता था। हमने पहले रीड किया है कि जो तुगलक पीरियड में फ़िरोज़ शाह ने जो ये इक्ता का रिफॉर्म फॉलो किया था, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने इक्ताज जो थे वो ये था कि इक़्तिदार के मरने के बाद वो पर्टिकुलर लैंड जो था वो उनके बेटे का हो जाता, यानी हेरिडिटरी उन्होंने डिक्लेयर कर दिया था इसको। सिंस द सुल्तान वॉज नॉट स्ट्रॉन्ग एनफ ही कुड नॉट स्टॉप दिस प्रैक्टिस। सुल्तान क्योंकि स्ट्रॉन्ग नहीं थे वो इस प्रैक्टिस को स्टॉप नहीं कर सके। वेन एवर देर वॉज अ वीक सुल्तान मोस्ट इक़्तिदार्स बिहेव लाइक इंडिपेंडेंट। जब भी कोई वीक सुल्तान रहता डायनेस्टी में तो जो इक़्तिदार से वो अपने आप को एक इंडिपेंडेंट रूलर की तरह ही मानते थे और अपने लैंड्स को अपने अकॉर्डिंग ही रूल करते थे। आज हमने इस डायनेस्टी को कंप्लीट किया है। हमारे नेक्स्ट चैप्टर में विल ट्राई कवरिंग द सेकेंड 2 डायनेस्टीज जो बाकी रह गई एंड विल कवर अप द क्वेश्चन आंसर्स। टिल देन आप इन 3 डायनेस्टीज को अच्छे से रीड करिए, ट्राई टू अंडरस्टैंड, एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज लेट मी नो इन द फीडबैक इन आवर व्हाट्सएप ग्रुप। थैंक यू क्लास।